Hello, my dear 9th class students. My name is Neha Sachdev and I once again and wholeheartedly welcome you all to Definite Success पाठशाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल के कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। आई होप चैप्टर को वर्ड टू वर्ड समझने के बाद कहीं ना कहीं आप अपने आप को कीजिया से रिलेट कर पाए थे। मे बी कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से और कुछ लोग कम अच्छे तरीके से, बट एट द एंड ऑफ द डे सबको ये रियलाइज हो गया कि सबके मम्मी पापा अच्छे होते हैं, भले कितना भी डांटे या उनको मारे, बिकॉज ये उन्हीं की भलाई के लिए होता है, बच्चों की भलाई के लिए। ठीक है, चलिए तो अब चैप्टर को बहुत अच्छे समझने के बाद फटाफट से स्टार्ट करते हैं कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को, जो क्वेश्चन आंसर्स आपके चैप्टर के एंड में गिवन है। सो लेट्स अहेड विद द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। सो पहला क्वेश्चन आता है, गिवन बिलो आर सम इमोशंस दैट कीजिया फेल्ट। कुछ इमोशंस हैं जो कीजिया फील करती है, फियर, टेरर, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, अ फनी फीलिंग, परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये कब कब फील करती है? मैच द इमोशंस इन कॉलम ए विद द आइटम्स इन कॉलम बी। तो फियर या टेरर कब फील करती है? जब फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर अ गुड बाय किस, तब वो फियर डर जाती है, टेरर फील करती है। नो। नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोज फेंटर। जब जिस गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठ के जब वो चले जाते हैं और आवाज़ दूर चली जाती है, ऐसा होता है ना घर के पास गाड़ी और जब दूर जा रही आवाज़ हल्की होती जाती है तो वो खुश हो जाती है, डरती नहीं है तब। फादर कम्स होम, तब वो डरती है। स्पीकिंग टू फादर, वो डरती है। गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, या फादर कम्फर्ट्स हर एंड फॉल्स अस्लीप। फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा स्नोरिंग। तो वो डरती कब है एग्जैक्टली? जब पापा घर आते हैं तो वो डर जाती है। अब आज मुझे किस बात पे पिटने वाली है, पढ़ने वाली है, मुझे नहीं पता, तो पहले से ही डर जाती है। ठीक है, सो अगर हम इसको मैच करके देखें जैसे हम पहले भी करते थे, तो फर्स्ट का जो समझ में आ रहा है राइट आंसर दैट इज थर्ड। चलिए सेकेंड देखिए, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। तो जब पापा दूर घर से चले जाते तो उसको शॉर्ट ही हो जाती, अब पापा नहीं आने वाले, अपने काम पे चले गए, चिल, खुश, शी इज वेरी ग्लैड, बहुत खुश हो जाती है। सो यस, व्हेन गोइंग टू वेयर इट वाज, नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोज फेंटर। तो ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। A funny feeling perhaps of understanding. Funny feeling कब आती है? Perhaps of understanding. When father comes into her room to give her a goodbye kiss, तो एक funny feeling होती है perhaps of understanding. चलिए समझ में आ गया। और एक बार देख लेते हैं, ये नहीं है father comes home, no. Speaking to father, going to bed when alone at home. Father comforts her and falls asleep. Father stretched, ये वाला नहीं है। So see, we are trapped into father comforts her and falls asleep. तो एक funny feeling होती perhaps of understanding, or father comes into her room to give her a goodbye kiss. So funny feeling कौन सी होती है कि father comes into her room to give her a goodbye kiss, कि अब मैं जा रहा हूँ and giving a kiss। तो जल्दी से ये चेक करना है कि इसका फर्स्ट वाला है या सिक्स्थ वाला। रेस्ट वी आर ऑल क्लियर विद। तो चलिए फटाफट से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर थर्ड, सेकेंड का है 2 और थर्ड का है सिक्स्थ ऑप्शन, दैट इज फादर कम्फर्ट्स हर एंड फॉल्स अस्लीप। तो फनी फीलिंग क्या होती है कि वैसे तो पापा इतने हिटलर बने घूमते रहते हैं, लेकिन जब मदर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड और ग्रैनी उनकी टेक केयर करने के लिए हॉस्पिटल में थी, तो घर में सिर्फ फादर, कीजिया और उनकी कुक एलिस थी। तो रात को जब कीजिया अकेले सो रही थी और उसको एक नाइट मेयर आता है, तो देखती अपने पास की फादर थे। सो फादर कम्फर्ट्स है और पापा उसको कंफर्ट करते हैं और उसको दोबारा सुला देते हैं। सो दैट इज अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें अंडरस्टैंडिंग इतना समझ नहीं आ रहा था कि इट इज़ लाइक यू नो एक कस्टम बना लिया था, इट्स अ ट्रेडिशन फॉर देम, बट एक कम अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग इसमें जस्टिफाई नहीं हो रही थी, विच इज़ एब्सोल्युटली क्लियर इन सिक्स्थ ऑप्शन। ठीक है चलिए वेल जस्टिफाइड, तीनों क्लियर हो गए हैं, जस्टिफाई हो गए हैं। अब हेड करते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आंसर द फ्रॉम द कैटेगरी थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस। वेरी शॉर्ट की कैटेगरी में आते हैं, 1 या 2 लाइन में आंसर्स हमें मार्क करने होते हैं। व्हाई वाज कीजिया अफ्रेड ऑफ अ फादर? कीजिया अपने पापा से क्यों डरती थी? क्योंकि जब उनका मन आए किसी भी बात पे उसको डांट देते थे, उसको मार देते थे। शी वाज वेरी अफ्रेड कि अब पापा कब डांटने मारने वाले हैं।
So Kezia was afraid of her father because he used to talk to her harshly. He was in habit of finding out her mistakes. और हर पेरेंट को आदत होती है बच्चों में से नुक्स निकालना, कमियां निकालना, डांटना. Same was the case with Kezia's father as well. So she was afraid of her father. Now हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ. हु वर द पीपल इन कीजियाज फैमिली. तो अभी बताया कीजिया की फैमिली में कितने लोग थे. तो सबसे पहले कीजिया की ग्रैंड मदर, फिर कीजिया के फादर, मदर खुद कीजिया और उनकी कुक एलिस, ALIC. ठीक है, चलिए. कीजियाज फैमिली हैड अ ग्रैंड मदर एंड फादर, और खुद कीजिया थी और उनकी कुक एलिस. आप चाहो तो वो भी मेंशन कर सकते, अदरवाइज इट्स फाइन. हेड करते नेक्स्ट. व्हाट वाज कीजियाज फादर रूटीन. अब कीजिया के पापा का रूटीन क्या था. हंसा कहाँ कब पूछा कि बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस. तो ऑफिस जाने से पहले उनका एक रूटीन था, एज आई सेड कस्टम, एक ट्रेडिशन बना लिया था. क्या? ऑफ गोइंग टू कीजियाज बेडरूम एंड गिविंग हर अ गुड बाय किस. उसके रूम में जाते थे, उसको गुड बाय किस देते थे. तो दिस वाज हर रूटीन, हिज रूटीन, सॉरी. कीजिया के फादर का ये रूटीन था बिफोर गोइंग टू ऑफिस. So he used to kiss Kezia casually before going to his office. ये उनका एक रूटीन बन गया था, ऐसे ही फॉलो करते थे. After coming back from his office, और जब अपने ऑफिस से आते तो क्या करते थे. मेरा न्यूज़पेपर कहाँ है, मेरे शूज़ कहाँ है, मेरे शूज़ रिमूव करो. दिस वाज हिज रूटीन. चलिए. So he would ask for the newspaper tea after coming back from his office. तो मेरे न्यूज़पेपर कहाँ है, मेरी चाय कहाँ है, मेरे शूज़ रिमूव करो. दिस वाज हिज रूटीन जब वो ऑफिस से घर लौट के आते थे. संडेज को क्या रूटीन होता है, सबका यही होता है, बढ़िया सोफे पे पैर फैला के सो जाओ और मूवी देखते रहो. यही रूटीन कीजिए के पापा का भी था. ऑन संडेज ही वुड टेक रेस्ट, ही वुड एंजॉय साउंड स्लीप ऑन द सोफा. आप लोगों का भी है कि मुझे बताना जरूर किसका यही रूटीन है जैसा कीजिया के फादर का है. दैट टू प्रिसाइसली ऑन संडेज. प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. चलिए हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन व्हाट वेज डिड कीजियाज ग्रैंड मदर एंकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर. तो ग्रैंड मदर दादी जी कैसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी या कैसे प्रोवोक करती थी कीजिया को कि वो अपने मम्मी पापा से क्लोज हो जाए, अच्छा कनेक्ट डेवलप कर ले. बिकॉज मदर वाज ऑल्सो अ वर्किंग वुमेन. मदर एक वर्किंग वुमेन थी, पापा भी जॉब पे जाते थे. तो कीजिया के लिए उसके मम्मी पापा का टाइम कीजिया को ज़्यादा मिलता नहीं था. वो ज़्यादातर टाइम अपना ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड करती थी. तो ऑन संडेज ग्रैंड मदर बहुत कोशिश करती थी किसी तरीके से कीजिया अपनी मम्मी पापा के पास जाए और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे. सो इन वॉट वेज डिड कीजियाज ग्रैंड मदर एंकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर. सो कीजियाज ग्रैंड मदर सेंट हर टू हर फादर्स रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद him. Besides, she asked her to make a gift of a pin cushion on her father's birthday. तो अक्सर बोला करती थी दादी जी कि जाओ आज संडे अपने पापा के रूम में जाओ और उनसे बात करो. और इसके अलावा उनका बर्थडे, कीजिया के फादर का बर्थडे वाज अप्रोचिंग और वो बोलती कि अपने तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है. सो इट वुड बी गुड आइडिया कि तुम उनके लिए अपने हाथ से एक पिन क्वेश्चन बनाओ. सॉफ्ट से जो फर का जो क्वेश्चन होता है वो अपने हाथ से बनाइए. सो इस तरीके से वो चाहती थी दैट कीजिया अपने पापा को अच्छे से समझ सकें. बिकॉज वो दिल के बुरे नहीं थे, भले डांटते थे, भले उसको चीखते चिल्लाते थे, बट वो कीजिया की उतनी ही केयर करते थे जो हमें चैप्टर के एंड में भी जस्टिफाई हो गया था जब मम्मा हॉस्पिटलाइज थी और ग्रैंड मदर घर पे नहीं थी. चलिए हेड करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. फ्रॉम द सेम कैटेगरी, डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन क्लास विद योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर्स इन 2 or 3 पैराग्राफ्स ईच. सो पहला क्वेश्चन है Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? तो कीजिया की जो एफर्ट्स थी कि वो अपने पापा को खुश करूंगी, नतीजा क्या निकला. वो तो बेचारी अपने पापा को खुश करना चाहती थी, पापा के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रही थी और दैट रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच. और रिजल्ट क्या हुआ, पापा बहुत नाखुश हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं. हाउ डिड दिस हैपन? जब ग्रैंड मदर ने सजेस्ट करा था कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, तुम उनके लिए एक पेन क्वेश्चन अपने हाथ से बना के रेडी करो और उनको गिफ्ट करना बर्थडे पे. बट
अनफॉर्चुनेटली गलती से कीजिया अपनी मम्मी पापा के बेडरूम में जाती है और पापा के कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स को ला के उनको टीयर करके अपने कुशन में स्टफ़ कर देती है, और जिस पर पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कीजिया को उसके हाथ पे मारते भी हैं। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली। चलिए फटाफट से आंसर को चेक कर लेते हैं। कीजिया यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ अ फादर बिकॉज अ फादर टॉक टू हर हार्शली। One day, her grandmother told her to make a pincushion to gift him on his birthday, which was approaching. Kezia took it an opportunity to please him. कीजिया को लगा चलो भाई अच्छा मौका है, पापा को मैं खुश करूंगी इस बार सरप्राइज देके। So she stitched cotton cloth 3 sides. So 3 साइड ऐसे बोलते हैं ना, पॉकेट जैसी बना लेते हैं, स्टफ करा, फिर 4th साइड पे उसने शूइंग कर दी। So she stitched cotton cloth 3 sides। इस तरीके से कुछ मैं आपको समझा दूं अच्छे से। ये देखिए कैसे मैं आपको जो बताना चाहती हूँ एग्जैक्टली लाइक दिस मैनर। ये क्वेश्चन है तो ये उसकी 3 साइड उसने यहाँ पे स्टिच कर दिया, ये सीव कर दिया। अब इसमें वो फिल करेगी, जब पूरा फिल हो जाएगा तो इसको भी फोल्ड कर देगी, तो ये क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। सो कीजिया बहुत डरा करती थी अपने पापा से बिकॉज उसके पापा उसको बहुत बुरी तरीके से डांटते थे और ऐसे ही उससे हार्शली रूडली बात करते थे और कभी कभी उसको मार भी देते थे। सो एक दिन क्या हुआ, ग्रैंड मदर बोलती हैं कि यू मेक अ पिन क्वेश्चन फॉर योर फादर बिकॉज हिज बर्थडे इज अप्रोचिंग, सो दिस वुड बी गुड आइडिया। कीजिया को लगा हाँ ये अच्छा मौके पे चौका मारती है। शी टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्लीज हिज फादर, और क्या करती है, शी स्टिच कॉटन क्लोथ 3 sides एंड लुक फॉर द थिंग्स दैट कुड बी स्टफ्ड इनटू द स्टिच क्लोथ। और कुछ कुछ सामान ढूंढती है कि इसमें क्या और स्टफ कर दिया जाए और पिल्लो अच्छा सा बन जाए। क्या ढूंढ लेती है, पापा के important papers. Soon she found out many sheets of paper. Actually, they contain her father's speech for the Port Authority. She tore them into pieces and stuffed her case. उसने जानबूझ के नहीं करा, छोटी बच्ची थी, इतनी समझ नहीं थी, बट yes, ये एक important lesson दिया जा रहा है। अब ये मत बोलना बच्चों को क्या पता, बच्चों को पूछ लेना चाहिए था, बच्चों को परमिशन ले लेनी चाहिए थी अपने पापा से मामा से कि क्या ये पेपर्स या जो शीट्स है वो काम की है या फिर वो ऐसी रफ यूज़ के लिए है, सो आई कैन यूज़ देम। उसको पूछना चाहिए था, बिना पूछे करोगे तो फिर डांट तो पड़ेगी ना। पापा की कितनी इंपॉर्टेंट स्पीच थी राइट, जो उनको देनी थी। शी टोर देम इनटू पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस। अपना क्वेश्चन में तो उसने बढ़िया स्टफिंग कर ली। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, वन डे व्हेन अ फादर लुक्ड फॉर द पेपर्स ही डिडंट फाइंड देम। आफ्टर सम टाइम ही केम टू नो दैट कीजिया हैड टोन देम। जब पूरे घर में इधर उधर ढूंढते रहते हैं, उनको कहीं पता नहीं चलता, अपनी वाइफ से पूछते हैं, मतलब कीजिया की मदर से, कि क्या तुमने मेरे वो इंपॉर्टेंट पेपर्स जो मैंने यहाँ पे रखे थे तुमने कहीं देखे। कीजिया की मदर बोलती है नो दे वर केप्ट हेयर ओनली। जब वो बोलते हैं कि नहीं वो यहीं पर रखे थे, मैंने इनको अभी देखे थे 1 आध दिन पहले। और कीजिया से के रूम में चली जाती है पूछने के लिए कि क्या तुमने पापा के रूम से कुछ पेपर्स उठाए हैं। सो शी सेज यस, बच्चे झूठ तो नहीं बोलते। और फिर बोलती अभी क्या, अभी चलो मेरे साथ नीचे चलो अभी पापा के सामने। सो he didn't find them. After some time he came to know that Kezia had टोन देम। कुछ देर बाद पापा को पता चल जाता है कि वो पेपर और किसी ने नहीं, कीजिया ने ही उनको टुकड़े टुकड़े में फाड़ के अपने पिन कुशन में फिल कर दिया है। ही गॉट इन्फ्यूरिएटेड एंड बीट हर विद अ रूलर। इतने गुस्से में आ जाते हैं कि अपना रूलर निकालते हैं और उसके हाथों पे मारने लग जाते हैं। Thus her efforts to please her father resulted in डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच। यहाँ पे पापा की कोई गलती नहीं है। कोई भी इंसान जिसका इतना इंपॉर्टेंट पेपर था या कोई डॉक्यूमेंट होता और बच्चा बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में फाड़ देता और अगले दिन प्रोफेशनली उनको कितनी इंसल्ट फील हुई। तो दिस इज़ रियली एम्बारसिंग सिचुएशन। तो हमें बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स को, उनके काम को समझना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए राइट। ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स कोई पागल नहीं होते जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, और अगर कभी करा भी तो जेन्युइनली वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सुधर जाएं, बिगड़े ना, गलत रास्ते पे ना जाएं। सो बच्चों को, बहुत बार ऐसे बच्चे मुझे बोलते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं कि कीजिए कि पापा ही ऐसे हैं, मम्मा ऐसी। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। कुछ उनकी भी ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ उनकी भी ऑब्लिगेशंस होती हैं प्रोफेशनली, वो समझने की बस आपको कोशिश करनी होती है। आई परफेक्टली अंडरस्टैंड कि देयर इज अ जनरेशन गैप, वो इतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे, बट मेक अ ट्राई, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट कि आपके पेरेंट्स भी इतने बुरे नहीं हैं, किसी के पेरेंट्स
पेरेंट्स इतने बुरे नहीं होते, वो हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। ठीक है, चलिए, वेल जस्टिफाइड विद दिस क्वेश्चन, हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Kezia decides that there are different kinds of fathers. What kind of father was Mr. McDonald? How was he different from Kezia's father? अब एक बार क्या होता है, कीजिया के घर की साइड में मैकडॉनल्ड्स की फैमिली रहती है और उनके जो फादर होते हैं, उनके 5 बच्चे होते हैं, अब वो उनके साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, इसको टैग गेम बोला गया है, और बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये देख के कीजिया बोलती है कि दे आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। एक ये फादर है जो अपने बच्चों के साथ कितना अच्छे से खेलते हैं, मस्ती करते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, और एक मेरे पापा है जो मुझे डांटते हैं और मुझे मारते हैं और मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते, कितना रूडली, इतना हार्शली बात करते हैं। तो बोलती है देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स। आप जो मिस्टर मैकडोनाल्ड थे वो बहुत डिफरेंट थे कीजिया के फादर से। अब हो सकता है, क्यों? बिकॉज उनका प्रोफेशन दूसरा होगा, इनका वर्क रोल दूसरा होगा, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरी होंगी, प्रेशर अलग लेवल का होगा, स्ट्रेस डिफरेंट सॉर्ट ऑफ होगा। तो ये चीज़ें, ये फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन में यही पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ फादर वॉज मिस्टर मैकडोनाल्ड एंड हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम कीजियाज फादर। सिंपल वर्ड्स में तो यही है कि वो अपने बच्चों को बहुत टाइम देते थे, उनके साथ खेला कूदा करते थे, और कीजिया के पापा ये सब नहीं करते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैकडोनाल्ड के अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते थे और कीजिया के पापा अपनी कीजिया से ज़्यादा प्यार नहीं करते। इट्स नॉट एट ऑल अबाउट लव, इट इज़ ऑल अबाउट द टाइम, और यू कैन से इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोफेशनल रोल्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, जॉब टाइप, स्ट्रेस, एवरीथिंग, राइट। चलो फटाफट से क्वेश्चन के आंसर को चेक करते हैं। सो इन कीजिया's opinion, her father was very harsh. He didn't talk to her affectionately, but rather he used to speak to her stringently. So she avoided him. She didn't want to be in front of him because she was afraid of him. Moreover, her father never spent time with her. तो कीजिया के हिसाब से कीजिया के पापा बहुत हार्श थे, बहुत रूड थे, और बहुत रूड तरीके से कीजिया से बात करते थे, और बिल्कुल भी प्यार, अफेक्शन, अटैचमेंट नहीं दिखाते थे। रादर इतने खड़े तरीके से, इतने रफ वे में कीजिया से बात करते थे। इसलिए कीजिया अक्सर अपने पापा को इग्नोर करती थी, अवॉइड करती थी, और जब भी पापा कुछ पूछते, कीजिया की नॉर्मल स्पीच होने के बाद भी वो अपने पापा से, जब कुछ पापा क्वेश्चन करते, पापा कुछ पूछते, तो कीजिया स्टार्टरिंग मीन्स हकलाने लग जाती थी, डोंट, ऐसे करके। सो दिस इज व्हाट द फियर in Kezia's mind about her father. So she avoided him. She didn't want to be in front of him because she was afraid of him. Because वो मार भी देते थे, तो कीजिया उनके सामने भी जाना पसंद नहीं करती थी। Moreover, her father never spent time with her. और तो और उसके पापा कभी भी कीजिया के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते थे। McDonald family lived next door to her house. One evening, she saw him playing tag with his children. A baby was on his shoulder and 2 little girls were hanging on to his coat pockets. They were laughing. Also, she saw some boys turn the hose on McDonald and he tried to catch them, laughing all the time. She found them feel friendly with their father. So she wished if her father were like them. तो एक दिन जब बिल्कुल नेक्स्ट डोर पे मैकडोनल्ड फैमिली रहती है, और एक दिन कीजिया नोटिस करती है कि कीजिया वो अपने बच्चों के साथ, मिस्टर मैकडोनल्ड मतलब उनके जो फादर हैं, वो कैसे अपने 5 छोटे छोटे बच्चों के साथ कितने अच्छे से टैग गेम खेल रहे हैं, पकड़न पकड़ाई, और उनका जो एक छोटा सा बच्चा है वो उनके शोल्डर पर है, और जो 2 छोटी लड़कियाँ उनकी कोट की पॉकेट्स में लटकी हुई हैं, और वो सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड कर रहे हैं। ऑल्सो शी सॉ, और वो क्या देखती है, शी सॉ सम बॉयज टर्न द होज ऑन मैकडोनल्ड, कि कुछ लड़कों ने उनको ऐसा बांध दिया है खींचने के लिए। दे हैव टर्न द होज ऑन मैकडोनल्ड एंड ही ट्राइड टू कैच देम, और वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। शी फाउंड देम फील फ्रेंडली विद देयर फादर, और ये देख के कीजिया को लगता है कितना मौज मस्ती भरा टाइम है, कितना क्वालिटी टाइम है। सो इसलिए वो उसकी इच्छा होती है और वो ऐसा विश करती है कि काश मेरे पापा भी मैकडोनल्ड के फैमिली के पापा जैसे होते। सब ऑब्वियस कंपैरिजन आ जाता है, ऑब्वियस है ये तो बिल्कुल। और वो भी एक छोटी सी लड़की कीजिया
का तो जस्टिफाइड है। हाउ डज कीजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ डज कीजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग, कैसे, ऐसा क्या हुआ, क्या चेंज आता है कि जब कीजिया अपने पापा को ऐसे एक इंसान की, एक ऐसा इंसान जैसा देखने लग जाती हु नीड्स हर सिंपैथी, जो उसकी सिंपैथी चाहते हैं। ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ, क्या इंस्टेंस हुआ, ऐसे क्या सिचुएशन बनी, क्या ओकेजन था, क्या सर्कमस्टांस थी, जो हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। राइट, वही आंसर को हमने यहाँ पे ड्राफ्ट किया इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मेट। सो वन नाइट कीजिया हैड अ नाइटमेयर व्हिच मेड हर टू टेरिफाइड। ये कब की बात है, जब मम्मा हॉस्पिटलाइज थी और ग्रैंड मदर भी मम्मा की टेक केयर करने के लिए हॉस्पिटल में ऑक्यूपाई थी, और घर पे फादर, कीजिया और एक कुक एलिस थे। सो वन नाइट कीजिया हैड अ नाइटमेयर। एक रात को कीजिया को एक डरावना सपना आया जिसने कीजिया को बहुत ज़्यादा डरा दिया। शी वाज क्राइंग आउट ऑफ फियर, वो डर के कारण रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। और जैसे ही उसकी नींद खुली, शी फाउंड हर फादर बिसाइड हर बेड विद अ कैंडल इन हिज हैंड। और जैसे ही उसकी नींद खुलती, वो देखती कि सामने पापा खड़े थे और उनके हाथ में एक छोटी सी कैंडल थी। ही आस्क्ड हर what the matter was, और उसके पापा पूछते क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रही हो, क्यों चीख रही हो, नींद में चिल्ला रही हो। When he came to know about her nightmare, he blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm। और जैसे ही उनने पूरी बात सुनी, उस कैंडल को वो ब्लो करते हैं, उसको बुझा देते हैं, साइड में रखते हैं, झुकते हैं और कीजिए को अपने हाथों में, अपनी गोद में उठा लाते हैं। He carried her to the big bedroom. He laid her on the bed and pulled the covers up around her। वो उसको अपने बेडरूम में लेके आते हैं और वो उस पर पूरे कवर देते हैं, उसको बेडशीट देते हैं, उसको अच्छे से कूजी एनवायरनमेंट देते हैं, सेफ एनवायरनमेंट जहाँ पे वो फील कर सके। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ले डाउन बिसाइड हर, और तो और उसकी साइड में ही सो जाते हैं ताकि अब कोई बुरा या डरावना सपना कीजिया को ना आए। और कंफर्ट करने के लिए चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं कि यू रब योर फीट with my feet so that you can feel warmth, because तुम्हें थोड़ा cozy environment मिले, safe लगे, तुम्हें डर ना लगे और तुम्हें किसी भी टाइप का uneasiness feel ना हो। So he was very kind hearted person, दिल के बुरे नहीं थे बिल्कुल भी कीजिया के पापा। तो बहुत अच्छे समझ में आया कि हाउ ये जो इंसिडेंट था, तब कीजिया को ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है। she starts realizing that her father as a human being who needs her sympathy। चलिए और देख लेते हैं। After some time, still half asleep, she crept close to him, snuggled her head under his arm and held tightly to his shirt. Now she felt comfortable. Her father told her to rub her feet against his legs and get them warm। और तो और क्या बोला था कि कुछ देर के बाद वो अभी आधी नींद में होती है कि वो उनके और पास चली जाती है और उनके उनको बहुत टाइटली पकड़, स्नगल्ड हर हेड, उनके बिल्कुल हेड को अपने पास क्लोज कर लेती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, कि अपनी उनकी बाजू को खींच के अपना सिर उस पर रख लेती है, एंड हेल्ड टाइट, और उनकी शर्ट को जोर से खींच के पकड़ लेती है। अब वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करी जब उन्हें देखा कि पापा के हाथ के ऊपर मेरा सर है और मैंने उनकी शर्ट को टाइटली पकड़ा हुआ है और बिल्कुल मेरे पास में पापा सो रहे हैं। Her father told her to rub her feet against his legs and get them warm। और पापा क्या बोलते हैं, अपनी फीट को मेरे लेग से रब कर लो so that you can get warm, और तुम सेफ कंफर्टेबल फील कर सको। Now Kezia realized that her father was not as harsh as she thought। अब कीजिया को एहसास हुआ कि उसके पापा इतने भी बुरे नहीं हैं, इतने भी हार्श, रूड नहीं जितना कीजिया को लगता है। She realized that her father had to work all day long and got so tired that he couldn't play with her। और अब कीजिया को फाइनली रियलाइज हुआ कि कीजिया के पापा को पूरा दिन काम करना होता है और फिर इतने थक जाते हैं कि वो चाह के भी कीजिया के साथ खेल नहीं पाते हैं। She realized that her father wanted her to understand his compulsion। और वो चाहते हैं, कीजिया चाहती है, she realized that her father wanted her to understand his compulsion। कीजिया को इस बात का रियलाइजेशन हुआ, इस बात का आभास हुआ कि उसके पापा, her father wanted her, उसके पापा ऐसा चाहते हैं कि कीजिया
अंडरस्टैंड हिज कंपल्शन, क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स हिज वर्क ऐसी हैं कि वो उनको कंपेल करती है कि इतने स्ट्रेच आवर्स उनको देने पड़ते हैं अपने जॉब को, और इसी वजह से वो थोड़ा कम टाइम निकालते हैं अपनी फैमिली के लिए। कि तो कीजिया के पापा चाहते हैं कि कीजिया ऐसा समझ जाए, और कीजिया को इस बात की समझ आ चुकी है। एंड एट बॉटम ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन एंड अबव ऑल अ वेरी काइंड एंड अ वेरी लविंग फादर। चलिए, वेरी वेल जस्टिफाइड विद दिस क्वेश्चन। अब हम हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज फ्रॉम द कैटेगरी थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। Look at the following sentence. There was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter. ओह, जब पापा की गाड़ी घर से चली जाती और दूर आवाज बहुत हल्की हल्की, फाइनली पापा बहुत दूर चले गए हैं ऑफिस के लिए, अब लौट के नहीं आने वाले, अब हो जाता है गुड टाइम शुरू। बिकॉज जब तक पापा रहते हैं तब तक तो डर रहता है, फियर है, टेरर है, अरे और पापा डांट देंगे, फिर मारेंगे, फिर चीखेंगे, फिर चिल्लाएंगे। सो हियर ग्लैड मीन्स हैप्पी अबाउट समथिंग। ग्लैड मतलब बहुत खुश, किस चीज़ के लिए, कि पापा की गाड़ी की आवाज़ बहुत हल्की होगी और बहुत दूर पहुंच गए हैं वो। ग्लैड, हैप्पी, प्लीज्ड, डिलाइटेड, thrilled and overjoyed are synonyms। तो glad बोल लो खुश, happy बोल लो, elated बोल लो, pleased, delighted, thrilled, overjoyed, ये सारे words का मतलब एक ही होता है, that is happy। Words or expressions that have the same or nearly the same meaning, इन्हीं को सिनोनिम्स बोला जाता है, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट लैंग्वेज। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स या वो एक्सप्रेशंस जिनका सेम या सिमिलर मीनिंग होता है, हाउएवर दे एक्सप्रेस हैप्पीनेस इन सर्टेन वेज। और ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं, ये कुछ सारे वर्ड्स हैं जो हैप्पीनेस ही किसी ना किसी तरीके से आपको बता रहे हैं। सो आई होप यहाँ से हमें समझ रहा था सिनोनिम्स क्या होते हैं। वेल अंडरस्टूड। चलिए, सो नेक्स्ट इज रीड द सेंटेंस बिलो। She was glad when the meeting was over. The chief guest was pleased to announce the name of the winner. So she was glad, मतलब she was happy जब मीटिंग खत्म हो गई थी। The chief guest was pleased to announce the name of the winner. तो chief guest बहुत खुश थे। He was very happy। तो इनको फिल कर लो बेसिक वर्ड हैप्पी से। Glad, elated, overjoyed, excited, thrilled, ये सारे वर्ड्स को पुट करते जाओ। ठीक है, तो अब हमारा टास्क क्या है? यूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड from the synonyms जो हमने अभी देखे थे given above in the following sentence. Clues are given in the bracket. She was dashed by the news of her brother's wedding. Very pleased. तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अब next, I was dashed to be invited to the party. Extremely pleased and excited about. अब यहाँ पे हमें सब में synonyms fill करने हैं जो हमने अभी देखे थे, जैसे कि happy, glad, pleased, delighted, thrilled, overjoyed. सब happy बता रहे हैं, but डिग्री कुछ किसी सेंस में यूज किए जाते हैं विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बस यही हमें बताना है। तो चलिए फटाफट से फर्स्ट वाला चेक करते हैं। She was dashed by the news of her brother's wedding. She was very pleased, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो एग्जैक्ट इस वर्ड का हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश बताने के लिए, कोई अच्छे ओकेशन में जब हम बहुत खुश होते हैं, कोई सेरेमनी के से रिलेटेड जब बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो वो खुशी और एक्साइटमेंट वाला वर्ड बताना है हमें। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं। शी वॉज थ्रिल्ड। थ्रिल्ड में हैप्पीनेस भी होती है और एक्साइटमेंट भी होता है, जो बहुत ही सरप्राइजिंग फीलिंग होती है। ठीक है, शी वॉज थ्रिल्ड बाय द न्यूज़ ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग। हैप्पी का सिनोनिम है बहुत ज़्यादा खुश, और एक्साइटमेंट वाली फीलिंग, सरप्राइज वाली फीलिंग कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉज डैश टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट। बहुत ज़्यादा प्लीज और एक्साइटेड वाली जो फीलिंग होती है ना हैप्पीनेस से रिलेटेड, वो हमें यहाँ पे फिल करना है। सो व्हाट इज इट? आई वॉज डिलाइटेड, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत सुकून, बहुत ज़्यादा ना थोड़ी सी प्राउड वाली सेंस आ रही थी हैप्पीनेस के साथ। सो आई वॉज डिलाइटेड टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे पार्टी में इन्वाइट किया गया है। सो यहाँ पे प्लीज्ड भी है और एक्साइटेड भी है, दोनों फीलिंग्स का हमें पता चल रहा है। सो राइट वर्ड जो हैप्पीनेस का सिनोनिम है दैट इज
डिलाइटेड। हेड करते हैं नेक्स्ट की तरफ। शी वॉज डैश एट द बर्थ ऑफ हर ग्रैंड डॉटर एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा, मतलब दादी या नानी की बात हो रही है उनके घर में जब उनकी छोटी गुड़िया आई। सो शी वॉज डैश एट द बर्थ ऑफ हर ग्रैंड डॉटर के बर्थ पे दादी या नानी बहुत खुश हो गई, एक्सट्रीमली हैप्पी। तो ये बताने के लिए राइट वर्ड इज ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश बताया, ठीक है, बिकॉज ऑफ सडन हैप्पीनेस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोच वॉज डैश विद हिज परफॉर्मेंस, सैटिस्फाइड थे उसकी परफॉर्मेंस से। so, इसका राइट वर्ड क्या है? द कोच वॉज प्लीज्ड, बहुत ज़्यादा खुश थे विद हिज परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, शी वॉज वेरी डैश विद हर रिजल्ट्स, शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट, अच्छा क्या ऑप्शन बताना है? हैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश, ये बताने के लिए राइट वर्ड इज शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी डैश विद हर रिजल्ट्स। तो व्हाट, शी वॉज वेरी हैप्पी विद हर रिजल्ट, जब उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो यहाँ पे खुशी खुशी वाली ही खुशी है, ठीक है। चलिए, सो आई होप समझ में आ गया है। हमने देख लिए सारे वर्ड्स, थ्रिल्ड देखा, ओवरजॉयड देखा, डिलाइटेड देखा, प्लीज्ड देखा और लास्ट में हमने ओवरजॉयड हैप्पी देखा, ठीक है। सो सारे वर्ड्स कैसे सिचुएशन में हमने इनको जस्टिफाई करा, दिस इज टू बी अंडरस्टूड, और यही टास्क होता है थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए, एक और ऐसे ही सिमिलर से क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। स्टडी द यूज ऑफ द वर्ड बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे कि अभी हमने हैप्पी का यूज देखा था सेंटेंसेस में, अब हम बिग वर्ड का यूज देखेंगे सेंटेंसेस में। तो बिग क्या क्या सेंस में यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। सो He was so big, अब यहाँ पे क्या बताया कि वो so big like giant creature बताया कि उसके बड़े बड़े हाथ थे, बड़े मुंह। किसका है ये? हमने लिटिल गर्ल में देखा था। तो लिटिल गर्ल हमारी जो कीजिया थी उसके पापा, अपने पापा, कोई जाइंट्स, जब वो अकेले में बैठ के अपने पापा के बारे में सोचती थी तो एक जाइंट से कम इमेज नहीं बनती थी। अच्छा लंबा चौड़ा भारी भरकम सा, राइट। चलिए, सो यहाँ पे ही वाज सो बिग, जब कीजिया अपने पापा के बारे में सोचती है तो उसको कुछ ऐसा ही दिखता है। His hands and his neck, especially his mouth, जब वो yawn करते थे तो ऐसे लगता है हाँ कितना बड़ा सा है। Here big means large in size, size में कोई चीज बड़ा होना, ठीक है। Next, now consult a dictionary and find out the meaning of big in the following sentences. The first one has been done for you. पहला किया गया। You are a big girl now. अब तुम एक बड़ी लड़की हो चुकी हो। यू आर अ बिग गर्ल नाउ। तो बिग का मतलब इज लार्ज इन साइज, नो नो नो। तो यहाँ पे क्या बताया गया? बड़ी हो गई हो, मैच्योर हो गई हो, ओल्ड हो गई। यू आर एन ओल्ड गर्ल, यू आर अ मैच्योर गर्ल। एज वाला जो होता है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट वाला। पहले तुम छोटी थी और अब तुम और थोड़ी सी बड़ी होगी, तो ओल्ड, ओल्डर, एल्डर ऐसा वाला बताया गया, ठीक है। एज की सेंस में बताया गया है बिग, नॉट बाय साइज। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे बिग जो यूज किया गया लिटिल गर्ल के लिए वो क्या कन्वे कर रहा है? तो शी इज ओल्डर, ठीक है। अब थोड़ी बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है। हेड करते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो Today you are going to take the biggest decision of your career. तो आज तुम अपने करियर का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो। So what is big here? क्या big यहाँ पे रेफर करे तो लार्ज इन साइज, बहुत जो साइज बहुत बड़ा वाला डिसीजन है, या फिर यहाँ पे ओल्डर एज वाइज बड़ा बताने के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत मतलब जो तुम्हारे करियर में, जो तुम्हारे एंटायर प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लाएगा, ऐसे वाले। सो टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर करियर। तुम अपने करियर से रिलेटेड बहुत बड़ा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो। उसमें यहाँ पे बिगेस्ट जो है वो किसको रेफर करे? ग्रेट डिसीजन को रेफर कर, महान डिसीजन लेने वाले हो। इसका एक बहुत लार्ज इम्पैक्ट होगा तुम्हारे प्रोफेशनल करियर पर।
चलिए हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द प्रोजेक्ट्स इज फुल ऑफ बिग आइडियाज। उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं दैट इज फुल ऑफ ग्रेट, कौन से आइडियाज? बिग आइडियाज। तो यहाँ पे बिग क्या रेफर करें? उनके जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसके आइडियाज जो होते हैं वो बहुत बिग होते हैं। बिग मतलब बड़े आइडियाज होते हैं। नो, तो क्या बताना चाह रहे हैं उनके आइडियाज कैसे होते हैं? तो यहाँ पे बिग बता रहा है वेरी पॉपुलर आइडियाज, बहुत पॉपुलर आइडियाज का यूज किया जाता है। सो उनका जो प्रोजेक्ट होता है दैट इज फुल ऑफ बिग आइडियाज, मीन्स बहुत पॉपुलर आइडियाज यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पे बिग वेरी पॉपुलर कन्वे कर रहा है। हेड करते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्रिकेट इज अ बिग गेम इन आवर कंट्री। तो क्रिकेट एक बड़ा गेम है। बड़ा मतलब क्या? छोटे गेम होते हैं, एक बड़ा गेम होता है। नो, सो क्या है? बहुत पॉपुलर है, फेमस है। तो यहाँ पे किस सेंस में यूज करा गया है बिग वर्ड? तो बिग यहाँ पे पॉपुलैरिटी बताने के लिए, फेमस बताने के लिए यूज किया गया है, राइट। चलिए एक और देख लेते हैं, लास्ट वाला। आई एम अ बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर। तो मैं लता मंगेशकर की बहुत बड़ी, मतलब पहले छोटी फैन थी, अब बड़ी फैन, हाइट बढ़ गई है, मैं बड़ी मैच्योर फैन हो गई हूँ क्या? नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। तो फिर क्या बताना चाहता है? डाई हार्ड फैन बताना चाहता है, झबर फैन बताना चाहता है। सो व्हाट? आर्डेंट, कैन वी यूज दैट वर्ड? ओके, यस, एब्सोल्युटली। हम बोलते हैं डाई हार्ड फैन है, आर्डेंट फैन है, राइट। चलिए हेड करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माई फ्रेंड इज अ बिग ईटर। ओ, मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत बड़ा खाऊ एजेंट है, वो बहुत घपड़ घपड़ खाता है। तो क्या बोलते हैं उसको? गॉरमैंड। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे बिग क्या कन्वे? बड़ा ईटर है, पहले वो छोटा सा था, वो बड़ा हो गया खा खा के। नो, नॉट अबाउट दैट, बट बहुत बड़ा हबशीर, बहुत ज्यादा खाता, चटोरा, समथिंग लाइक दैट। तो बिग यहाँ पे किसको रेफर करा? बिग ईटर यहाँ पे किसको रेफर करे? चटोरे को। चटोरे को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? गॉरमैंड। फटाफट से चेक कर लेते हैं। राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, सो हेडिंग विद द नेक्स्ट वन। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, फादर डियर। तो कितना बड़ा हार्ट है। तो यहाँ पे बड़ा हार्ट क्या? पापा का हार्ट लार्ज हो गया था क्या, या श्रिंक हो जाता है हार्ट? क्या बताना था? महान हार्ट, काइंड हार्टेड पर्सन बताना चाहती है कि जिया अपने पापा को कि पापा आपका जो हार्ट है, मुझे ऐसा पहले लगता था कितने हार्ड हार्टेड पर्सन हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका दिल बहुत महान है। व्हाट अ काइंड हार्ट यू हैव डैडा। चलिए, सो यहाँ पे बिग किसको रेफर करे? जेनरोसिटी को, जेनरस को, काइंडनेस को रेफर कर रहा है बिग वर्ड, ठीक है। चलिए, सो समझ में आ गया। बिग हमने देखा जेनरस, गॉरमैंड, आर्डेंट, पॉपुलर, उसके साथ वेरी पॉपुलर भी होता है, ग्रेट होता है, और ओल्डर एज। तो ये सारे बिग के अलग अलग मीनिंग्स हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किए गए, ठीक है। आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड। अब हम हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगेन फ्रॉम द सेम कैटेगरी, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। व्हाट? स्क्रीम्ड मदर। No, she whispered. Sit up, he ordered. The italicized words are verbs of reporting. ये जो verbs italic में जो words दिए, they are verbs of reporting, जैसे कि screamed, whispered, ordered, इनको इटैलिक नहीं करा, बट आई एम टेलिंग यू दीज आर वर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग, जो रिपोर्ट करते हैं। ऑर्डर करा, स्क्रीम करा, विस्पर करा। वी कोट और रिपोर्ट व्हाट समवन हैज सेड और थॉट बाय यूजिंग अ रिपोर्टिंग। मैं मार्क कर देती हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज ना हो जाना बाद में। सो स्क्रीम्ड ये वर्ब है, ठीक है। स्क्रीम्ड, विस्पर्ड, ऑर्डर्ड। सो ये जो वर्ड्स हैं ये कौन से? रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब क्या होता है? ऑल डूइंग वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स। गो, कम, प्ले, सिट, स्टैंड, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सब क्या है? वर्ब्स है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट, नो, सिट, अप, ये तो वर्ब नहीं है। हाँ, सिट हो सकता है बट अप नहीं। यहाँ पे मदर, शी, ही, ये भी वर्ब नहीं है। तो बचा क्या? स्क्रीम, विस्पर और ऑर्डर, ये वर्ब हैं, और ये पास्ट फॉर्म के ईडी लगा दिया है हमने, ठीक है। सो ये जो इटैलिकाइज्ड वर्ड्स है, क्या आप ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो, बिकॉज इटैलिक नहीं है तो यहाँ पे अंडरलाइंड बोल सकते हो, ठीक है।
ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं दे आर वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ी थी ना, शी सेड, टोल्ड, इन्फॉर्म्ड, क्वेश्चन, आस्क्ड, वो वाली चीज़ें. सो वी कोट और रिपोर्ट व्हाट समवन हैज सेड और थॉट बाय यूजिंग अ रिपोर्टिंग वर्ब. तो हम ये क्या करते हैं, हम इसे कोट करते हैं, ये रिपोर्ट करते हैं जो किसी ने कहा था या सोचा था बाय यूजिंग अ रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करके. एवरी रिपोर्टिंग क्लॉज कंटेन्स अ रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग क्लॉज कैसे कंप्लीट होगा, जब तक उसमें सब्जेक्ट और एक वर्ब नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट. तो क्या करा, ही और प्रॉमिस, तो ही इज अ सब्जेक्ट. और क्या किया था उसने मुझसे वादा किया था किस चीज का, कि वो मेरे प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करेगा. सो दिस इज व्हाट नोन एज रिपोर्टिंग क्लॉज. ये जो हमने यहाँ पे अभी देखा था व्हाट इज अ रिपोर्टिंग क्लॉज, तो ये होता है. ठीक है, दिस इज रिपोर्टिंग क्लॉज. अब क्लॉज क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड वेल. सो क्लॉज इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेसेसरीली हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इन इट. सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आता है उसी को तो क्लॉज बोला जाता है. और ये कौन सा क्लॉज है, हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज, जिसमें सब्जेक्ट आया और वर्ब भी आए. वर्ब क्या, प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड. ठीक है, सो ही प्रॉमिस्ड, क्या प्रॉमिस करा उसने मुझसे, क्या वादा करा कि वो मेरी प्रोजेक्ट में मदद करेगा. हाउ आर यू डूइंग, सीमा आस्क्ड. तो ये क्या है, सब्जेक्ट और ये है हमारी वर्ब. सीमा ने क्या पूछा, हाउ आर यू डूइंग, राइट. चलिए, सो आई होप इतना समझ में आ गया वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग के बारे में, रिपोर्टिंग क्लॉज के बारे में, रिपोर्टेड वर्ब के बारे में. आगे देखते हैं. वी यूज वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग टू एडवाइज. हम ये रिपोर्टिंग वर्ब्स का यूज करते क्यों हैं, रिपोर्ट करने के लिए, एडवाइस देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, थॉट्स बताने के लिए, इंटेंशंस बताने के लिए, क्वेश्चन रेज करने के लिए, रिक्वेस्ट, अपॉलॉजीज, मैनर ऑफ स्पीकिंग एंड सो ऑन. ये सब चीज़ें बताने के लिए कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये वाली सारी चीज़ें. अंडरलाइन द वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस. अब हमें रिपोर्टिंग वर्ब को अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन द वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग या रिपोर्टिंग वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ही says he'll enjoy the ride. So he says, वो रिपोर्ट कर रहा है, वो बता रहा है. he says, वो ऐसा कहता है, क्या कहता है, he'll enjoy the ride. तो says is the reporting verb here in this sentence. Absolutely correct, well justified. head करते हैं next. Father mentioned that he was going on a holiday. Father ने क्या करा, father ने mention करा, उन्होंने बताया कि वो holiday पर जा रहे हैं. तो उन्होंने क्या करा, बताना, mention किया. So mentioned is a verb of reporting, right? या reporting verb भी बोल सकते हो. head करते हैं next question की तरफ. No one told us that the shop was closed. तो यहाँ पे no one told us, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, किसी ने भी नहीं, नेगेटिव है. थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन एक बार समझ लो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. तो no one told us, क्या किसी ने कुछ भी नहीं, क्या नहीं बताया, that the shop was closed, कि आज दुकान बंद है. सो क्या नहीं करा, दुकान बंद है, क्या बताया नहीं. तो told जो है that is verb of reporting. और अगर डीप में समझना हो, सो दिस इज नेगेटिव रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि किसी ने ऐसा एक्शन नहीं किया, रिपोर्टिंग वर्ब भी नहीं हुई, इसने बताया ही नहीं ना. ठीक है, चलिए. सो टोल्ड इज एब्सोल्युटली राइट. हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ही आंसर्ड दैट द प्राइस वुड गो अप. तो उसने क्या करा, उसने आंसर करा कि हो सकता है प्राइसेस और ऊपर जाए, प्राइसेस में और उछाल आए. सो ही आंसर्ड, उसने आंसर किया, उसने क्वेश्चन किया, उसने पूछा, बताया, समझाया, क्लियर करा, व्हाटएवर. ठीक है, सो आंसर्ड इज द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस, वेल जस्टिफाइड. Next, I wondered why he was screaming. I wondered, मैं आश्चर्यचकित था कि वो क्यों चिल्ला रहा था. तो आश्चर्यचकित होना verb of reporting. मैं क्या बता रहा हूँ, अपना इंटेंशन बता रहा हूँ, अपना मूड बता रहा हूँ, इमोशन बता रहा हूँ. ठीक है,
So that is it. Wandered is absolutely the reporting verb here in this sentence. Next, Ben told her to wake him up. Ben ने क्या बोला? Told her. क्या उसको क्या बोला कि उसको जगा दो. Ben told her to wake him up. तो told उसने उसको बोला, कहा, समझाया, बताया, पूछा, जवाब दिया, clear करा. These all are verbs of reporting. So told is a verb of reporting. Next, Ratan apologized for coming late to the party. तो रतन ने क्या किया? रतन ने माफी मांगी, क्षमा मांगी कि पार्टी में लेट आया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ. So रतन apologize. तो apologize क्या है? माफी मांगना, बताना, बोलना, पूछना, करना. वर्ब एक्शन का पता चल रहा है, क्रिया का पता चल रहा है, हलचल का पता चल रहा है, मूवमेंट का पता चल रहा है. ठीक है. So apologized is the reporting verb in 7th sentence. Absolutely clear. चलिए head करते 7th question from the same category, thinking about language. Some verbs of reporting are given in the box. कुछ हमें reporting verb box में दिए गए हैं. Choose the appropriate verb and fill in the blanks in the following sentence. Right word को choose करना है और हमें इन blanks को fill करना है. I'm not afraid dash the woman. I am not afraid were complaining the woman. Shouted the woman. रिप्लाई करा, रिमार्क करा, ऑर्डर करा या सजेस्ट करा. तो क्या समझ में आ रहा है? उसने क्लियर बोला आई एम नॉट अफ्रेड, तो उसने क्या करा? उसने रिप्लाई करा या उसने शाउट करा या रिमार्क करा. ऑर्डर तो कर नहीं सकती कि मैं डरती नहीं हूँ, सजेशन भी नहीं दे रही थी वो, कंप्लेन वेरी वर कंप्लेन भी नहीं कर रही थी. तो क्या कर रही थी? एलिमिनेशन से समझ में आ गया है. देखो यहाँ पे शाउट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वो क्लियर कर रही थी तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं किसी डरने वरने वाली नहीं हूँ. सो आई एम नॉट अफ्रेड, रिमार्क्ड द वुमन. लीव मी अलोन डैश माई मदर. हाँ अब यहाँ पे समझ में, लीव मी अलोन फॉर गॉड्स सेक, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो. तो यहाँ पे क्या सेंस पता चल रही है? चीखने वाली, चिल्लाने वाली. ठीक है. द चिल्ड्रन डैश दैट द रोड्स वर क्राउडेड एंड नॉइजी. तो बच्चों ने क्या करा? चिल्ड्रन ने क्या करा था? उन्होंने कंप्लेन करा, चिल्लाया, रिप्लाई करा, रिमार्क करा, ऑर्डर करा या सजेस्ट करा. सो ऑफ कोर्स द चिल्ड्रन वर कंप्लेनिंग. क्या बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि जो रोड्स हैं वर क्राउडेड एंड नॉइजी, बहुत भीड़ भड़ाका था, बहुत शोर मच रहा था. सो वेरी जस्टिफाइड. जल्दी से देख लेते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. हेड करते हैं रिमेनिंग 3 की तरफ. परहैप्स he isn't a bad sort of a chap after all dash the master. so यहाँ पे क्या बता? हालांकि he isn't a bad sort of a chap after all, खैर वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है. dash the master. मास्टर ने क्या करा? मास्टर ने देखो अब रिमार्क हो गया है हमारा. जल्दी से एलिमिनेशन से क्लियर कर लेते हैं. रिमार्क हो चुका है हमारा. ठीक है. उसके बाद वेरी कंप्लेनिंग हो गया, शाउटेड हो गया. अब रिप्लाइड, ऑर्डर और सजेस्टेड 3 बचे हैं हमारे पास. तो मास्टर ने रिप्लाई करा, ऑर्डर करा या सजेस्ट करा. ही इजंट अ बैड सॉर्ट ऑफ अ चैप. सो व्हाट इज दिस? रिप्लाइड, ऑर्डर या सजेस्टेड, इन 3 में से हमें फिल करना है. तो मास्टर ने क्या करा? रिप्लाई करा. जब उन्हें कुछ बोला पेरेंट्स ने, तो आगे से मास्टर ने रिप्लाई करा कि ही इजंट अ बैड सॉर्ट ऑफ अ चैप आफ्टर ऑल, हालांकि वो इतना बुरा इंसान नहीं है. नेक्स्ट, let's go and look at the school ground dash the sports teacher. स्पोर्ट्स टीचर ने क्या बोला? चलिए लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल ग्राउंड, चलते हैं और स्कूल ग्राउंड को देखते हैं. सो ऐसा उन्होंने ऑर्डर करा या सजेस्ट करा. तो सजेस्ट करा. ऑर्डर किसको करा? पता चला सेकंड पर्सन कौन है? नहीं. सो यहाँ पे क्या करा? सजेशन का पता चल रहा है. राइट. लास्ट, द ट्रैफिक पुलिस डैश ऑल द पासर्स बाय टू कीप ऑफ द रोड. तो ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी? भाई हाथ जोड़ के थोड़ी ना बोलेगी, ऑर्डर करेगी सीधे से. सो एब्सोल्युटली एलिमिनेशन से भी जस्टिफाई हो गया है और मीनिंग से भी समझ में आ गया है. ठीक है. दीज ऑल वर्ड्स आर रेफर्ड एज रिपोर्टिंग वर्ब्स या वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग, जो रिपोर्ट करता है, बताता है किसी की बात किसी को. चलिए हेड करते हैं हमारी नेक्स्ट और
Second last category, that is speaking from pairs or groups and discuss the following questions. This story is not an Indian story. Yes, जैसे कि हम देखा था तमिल story है, but do you think there are fathers, mothers and grandmothers like the ones portrayed in the story in your own country? तो ये इसमें सिर्फ आपका view है, आप हाँ बोलो चाहे आप ना बोलो, it all depends on you, but point is that कि अच्छे से उसको frame करना है. So this story isn't an Indian story. But do you think they are fathers? But ये इंडियन स्टोरी तो नहीं. बट क्या आपको लगता है फादर, मदर, ग्रैंड मदर्स क्या ये ऐसे जैसे पोर्ट्रेट जैसे डिपिक्ट किए गए, जैसे दिखाए गए हैं स्टोरी में, क्या वैसे ही आपके खुद की कंट्री में होते हैं क्या ऐसे रियली? यस ऑफ कोर्स. चल सॉरी आई स्किप्ड 2 स्लाइड्स. सो चलिए फटाफट से चेक कर लेते. देयर इज नो डाउट दैट द इंडियन फैमिलीज to have such fathers, mothers and grandmothers. In this world of cutthroat competition, everyone aspires for success. हर कोई सफलता पाने के लिए बस दौड़ लगा रहा है, बस भाग रहा है. So the parents, that is father and mother, get employed to provide the children with all the worldly comforts, but they fail to comprehend the psychology of the tiny tots and make them feel isolated. Children need parents' time and love. They want that then parents shouldn't, that they want that their parents. कौन सा वाला देयर आएगा बताना जरा जल्दी से. TH, हाँ जल्दी बताइए. वीडियो को पॉज करिए, अपने आंसर्स बताइए, फिर ही आगे बढ़ेंगे. ये वाला या फिर ये वाला, जल्दी बताइए विच आंसर इज करेक्ट. सो दे वॉन्ट दैट देयर पेरेंट्स, वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स, यस पोजेसिव फॉर्म बता रहे, रिलेशन बता रहे कि उनके पेरेंट्स शुड इंटरेक्ट विद देम हम्बली एंड विदाउट हर्टिंग देयर फीलिंग्स. तो यस ऑफ कोर्स बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई है कि इसमें कोई भी शंका नहीं है कि आज के टाइम में भी फादर्स, इंडिया में स्पेसिफिकली फादर्स, मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स लाइक द वन पोर्ट्रेड इन द स्टोरी एग्जिस्ट इन आवर ओन कंट्री. आज भी हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो देखने को मिलते हैं. ठीक है, चलिए. सो इज देयर एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड? बहुत सिंपल था, अपने वर्ड्स में फ्रेम कर दिया हमने कि कोई देयर इज नो डाउट कि हाँ देर आर फैमिलीज जहाँ पे ऐसे फादर होते हैं, ऐसे मदर होते हैं और ऐसी दादी जी भी होती हैं. अब ये जो वर्ल्ड ही ऐसा कट थ्रोट का है, जहाँ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का है, जहाँ पे हर इंसान दूसरे से कॉम्पीट करता है और सक्सेस की तरफ जाना चाहता है. सो जो पेरेंट्स है, दैट इज स्पेसिफिकली फादर एंड मदर, दे गेट एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद ऑल द वर्ल्डली कम्फर्ट. इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो क्या, इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं ताकि उनकी जो वर्ल्डली कंफर्ट्स हैं उनको फुलफिल कर सकें. बट दे फेल टू कॉम्प्रिहेंड द साइकोलॉजी ऑफ द टाइनी टॉट्स. लेकिन अपने ही प्यारे प्यारे मासूम बच्चों की साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं एंड मेक देम फील आइसोलेटेड. और एंड में उनको अकेला फील होता है कि हम बिल्कुल अकेले रह गए. चिल्ड्रन नीड पेरेंट्स टाइम एंड लव. दे वांट दैट देयर parents should interact with them humbly and without hurting their feelings. और आज के टाइम में हर बच्चा अपने पेरेंट्स का प्रिसाइसली अटेंशन चाहता है. इसीलिए इट इज पेरेंट्स ड्यूटी एज वेल कि अगर, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में, कि अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, सो इट्स राइट टाइम टू शो देम कि उनको पता हो दैट यू लव देम, यू take care of them very well, you respect them and you obey their all the things. तो उनको पता होना चाहिए कितना लव अफेक्शनेट आप हैं अपने बच्चों के लिए. एट द सेम टाइम बच्चों को आइसोलेटेड फील कभी भी नहीं होने देना चाहिए एंड देयर शुड बी अ हेल्दी बॉन्ड बिटवीन parents and children. They want that their parents should interact with them humbly and without hurting their feelings. तभी तो एक healthy bond connect हो पाएगा between parents और kids. चलिए. So heading next with the speaking category, was Kezia's father right to punish her? क्या कीजिया के पापा सही थे जब कीजिया को पनिश किया गया था? What kind of a person was he? You might find some of these words useful in describing him. किस प्रकार के पर्सन थे कीजिया के
फादर। और क्या आपको लगता है कि कीजिया के फादर बिल्कुल सही थे कीजिया को जब पनिश किया गया था? कुछ वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम एक अच्छा सा आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं। अनडेमोन्स्ट्रेटिव, लविंग, स्ट्रिक्ट, hardworking, responsible, unkind, disciplinarian, short-tempered, affectionate, caring and indifferent. So पहला क्वेश्चन क्या है? Was Kezia father right to punish her? दूसरा क्वेश्चन है what kind of a person was Kezia's father? तो दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं और यहाँ से हम कुछ वर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं। चलिए, सो कीजिया's father was not right to punish her। छोटी सी मासूम सी बच्ची, एक लिटिल गर्ल कीजिया के छोटे छोटे पिंक पिंक हाथों में इतनी जोर से रूलर मारा कि वो इतनी ज्यादा डर गई थी। जब भी अपने पापा के सामने से निकलती भी थी, पहले तो इग्नोर करती थी और गलती से निकलना भी पड़े तो वो हाथ तुरंत पीछे कर लेती कि मेरे को फिर से मार ना पड़ जाए। सो ही वाज एब्सोल्यूट, इतना डर, इतना खौफ पेरेंट्स को बच्चों के दिलो दिमाग में नहीं बनाना चाहिए कि बच्चों की पर्सनालिटी ऑल टुगेदर ruin हो जाए। So Kezia's father was absolutely wrong to punish her. He should have understood that she was only a child and a child tends to make mistakes. A child's mistake should always be amended. बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो गलतियां कर करके सीखते हैं। बच्चे गलती नहीं करेंगे तो उनको बच्चा कौन बोलेगा? It's parents' humble duty कि बच्चों को प्यार से टैकल करे, उनको समझाए, ना कि डरा के और धमका के कि उनकी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आए। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। यस, क्या बचा हुआ था? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज ही? ऑन द वन हैंड ही वाज स्ट्रिक्ट, अनकाइंड एंड शॉर्ट टेम्पर्ड। एक तरफ देखा जाए तो कीजिया के पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बिल्कुल हिटलर अप्रोच के थे और बिल्कुल काइंडनेस नहीं थी उनमें, ऐसा कीजिया को लगता था। और चटके थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बात बात पे गुस्सा हो जाते थे। लेकिन इन सब के पीछे की वजह देखी जाए, सो दैट वाज एब्सोल्युटली उनका वर्क प्रेशर। ही वाज ओवरलोडेड विद हिज प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस। सो ऑन द अदर हैंड ही वॉज हार्ड वर्किंग। लेकिन अगर हम प्रोफेशनली देखें, ये एक्चुअली स्ट्रिक्ट, ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, खड़ूस थे, अनकाइंड थे और शॉर्ट टेम्पर्ड थे, ये ऐसा सिर्फ कीजिया को लगता है, वो एक्चुअली में नहीं थे। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग फादर, हस्बैंड और एक सन भी थे। ही वर्कड हार्ड ऑल डे लॉन्ग and got tired, so he was compelled not to give any time to Kezia। इसलिए वो मजबूर थे, चाह के भी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती, इतने टायर्ड हो जाते थे, पूरे ड्रेन्ड हो जाते थे कि वो चाह के भी कीजिया को थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे सकते थे। At heart he cared and loved Kezia very much, लेकिन दिल से वो अपनी छोटी सी परी की, कीजिया की बहुत ज़्यादा फिक्र और बहुत ज़्यादा परवाह करते थे। So at heart he cared and loved Kezia very much. When she got frightened due to a nightmare, जब मामा हॉस्पिटलाइज थी, दादी जी वहाँ पे मामा की टेक केयर करने के लिए उनको अकम्पनी कर रही थी, तो ऐसे टाइम में जब कीजिया घर पे थी और उनके फादर थे और जब कीजिया को बहुत डर गई थी एक रात के बुरे सपने को देख के, एक डरावने सपने के कारण, तो उसके पापा इमीडिएटली कीजिया के पास आ जाते हैं अपनी एक हाथ में कैंडल लेके, ये जानने के लिए दैट व्हाट हैड हैपेंड टू हर, कि क्या हुआ है मेरी छोटी सी परी को। इट शोज दैट ही केयर्ड हर वेरी मच। इससे पता चलता है कि आधे रात के टाइम जब बच्ची अकेली थी तो उनके दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा कीजिया अकेली सो रही है, सब ठीक तो है। और जैसे उसकी आवाज़ आती है वो बिल्कुल उसके सामने ही पहुंच जाते हैं। वो निकल चुके थे अपने रूम में पहले ही देखने के लिए कि एवरीथिंग इज़ वेल विद कीजिया और नॉट, इज शी स्लीपिंग वेल और नॉट। और जैसे ही वो उठी तो अपने सामने देखती है कि बेड के पास पापा खड़े हुए हैं हाथ में कैंडल लेके। So this shows about how caring Kezia's father was। बहुत caring थे, बहुत loving थे, बहुत affectionate थे और बहुत ही pure hearted person थे। चलिए अब हेड करते हैं हमारे लास्ट कैटेगरी दैट इज राइटिंग सेक्शन की तरफ।
Has your life been different from or similar to that of कीजिया? जो मैंने आपको कहा था, मैं सारे प्यारे बच्चों से पूछना चाहती हूँ लास्ट में एक क्वेश्चन कि आप अपने आप को कहाँ पे पाते हो कीजिया की अगर सेंस में हम बात करें. सो हैज योर लाइफ बीन डिफरेंट और similar to that of कीजिया when you were a child? जब आप छोटे बच्चे थे तो आपकी लाइफ कीजिया के जैसी थी या उससे बिल्कुल डिफरेंट थी? Has your perception about your parents changed now? क्या अपने पेरेंट्स के बारे में जैसा आप बचपन में सोचते थे अभी भी वैसा ही सोचते हो? Do you find any changes in your parents' behavior? क्या आपको अपने पेरेंट्स के बिहेवियर में कुछ चेंज लगता है versus yours? या फिर ऑन द कॉन्ट्री आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आया है? Who has become more understanding? क्या आप या फिर आपके पेरेंट्स? What steps would you like to take to build a relationship based on understanding? तो आपको क्या लगता है क्या कदम उठाने चाहिए, क्या एक्टिविटीज़, क्या इनिशियल स्टेप्स होने चाहिए to take to build a relationship which is based on understanding? Write 3 or 4 paragraphs of somewhere approx 150 to 200 words discussing these issues from your own experience. 4-5 क्वेश्चन पूछे, बस इन्हीं को आंसर करेंगे 50-50 वर्ड्स में या उससे भी 30-30 वर्ड्स में कम में करेंगे तो आंसर वेल जस्टिफाइड हो जाएगा. चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया है. 2-4 क्वेश्चंस है. पहला पूछा है कि आपकी जो लाइफ थी वो कीजिया के जैसी थी या अलग थी? दूसरा, क्या आपका जो परसेप्शन अपने पेरेंट्स के लिए वो जैसा बचपन में था अभी भी वैसा ही है या फिर क्या आपको लगता है आपके पेरेंट्स का बिहेवियर कुछ चेंज हुआ या आपका बिहेवियर ओवर टाइम ग्रेजुअली एक्सपीरियंस के साथ कुछ चेंज हुआ है? कौन ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गया, कौन ज़्यादा मैच्योर हो गया है और कौन कौन से स्टेप्स आपको लगता है किसी को लेने चाहिए अगर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना है जिसकी बेस अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग हो. चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन के आंसर को चेक कर लेते हैं. सो ये मैं चाहती हूँ मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगी, हो सकता है डीपीपी में दे दूं या जो भी है. मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिख के ज़रूर शेयर करिए. कमेंट सेक्शन में जितना प्रिसाइज वे में लिख सकते हो उतना लिख के बताइए. बाकी टेलीग्राम के थ्रू आप ज़रूर मुझसे शेयर करिए. डीपीपी में ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखिए. मैं जानना चाहती हूँ कि आप एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपने आप को कीजिया की लाइफ से कैसे सेम या अलग समझते हो और आप में क्या क्या चेंजेस आए ओवर टाइम और आप अपने पेरेंट्स के साथ जैसा आपका बॉन्ड पहले था और अब था तो वो क्या चेंज हुआ. पहले हेल्दी था अब वीक हो गया या पहले वीक था अब हेल्दी हो गया. वो सारी चीज़ें मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आपके लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ना चाहती हूँ. तो मैं आंसर का वेट करूंगी. ठीक है, ज़रूर प्यारा सा आंसर ड्राफ्ट करके बताइए और जिससे नहीं बनेगा वो भी मुझे बता दीजिए. मैं बहुत जल्दी इसका आंसर नहीं तो डीपीपी सॉल्यूशन में लेके आऊंगी. चलिए, सो इन्हीं वर्ड्स के साथ वी आर डन विथ कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन. सब कुछ खत्म हो गया, कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. ओह, तो अब इंतजार किस बात का? डीपीपी का. ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए प्रैक्टिस के साथ. डीपीपी नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. क्वेश्चंस को पढ़िए, इनको ड्राफ्ट करने की कोशिश करिए और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर डिस्कस करूंगी डीपीपी के सारे सॉल्यूशंस. सो टिल देन क्या करना है? स्टे ट्यून्ड विद अस एंड वेट एंड वॉच. आगे आगे देखो होता है क्या. पिक्चर अभी बाकी है मेरे प्यारे बच्चों. चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स.